जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी कोई स्टडी मटेरियल होता है तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। कहने का तात्पर्य इसमें क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ के ही कन्फ्यूज हो जाता है। अब हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, तो इसके लिए हम जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि क्वेश्चन किस प्रकार से किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते समय सिर्फ पढ़िए ना, उसको समझने का भी प्रयास करिए किस कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन आप पढ़ेंगे लगेगा 4 ऑप्शन है, चारों सही हो सकते हैं यार, लेकिन चारों में सिर्फ जो सबसे ज़्यादा सही हो उसको आपको टिक कहना होता है। इसलिए आप क्वेश्चन को लैंग्वेज के समझने का प्रयास जरूर करिए। तो आज जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 23 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, इसी दिन यह पेपर को पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे उसको हम सब कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका ये षष्ठी है, सामाजिक अध्ययन है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए। आपको इस प्लेलिस्ट में पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, करें निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष शादी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन है लोथल, लास्ट ऑप्शन है कालीबंगा। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले थे दोस्तों। अब मोहनजोदड़ो को हम सब मृतकों का टीले के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप जानते रहिए। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आधुनिक भारत की लिपियाँ जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास खाली जगह लिपि से हुआ दोस्तों। किस लिपि से हुआ उसको आपको बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति, सेकंड ऑप्शन है प्राकृत, थर्ड ऑप्शन है लैटिन या फिर लास्ट ऑप्शन है ब्राह्मी। तो इसका विकास जो हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों। कुछ दिल्ली के सुल्तान दिए गए हैं, उनको आपको क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहला है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, सेकंड है खिज्र खान, थर्ड है फिरोज शाह तुगलक, लास्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अगर इनके क्रम की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो आए थे, सबसे पहला जो कालक्रम था वह बलबन का था। बलबन का दोस्तों 1266 से लेकर 1286 तक था। 1266 से 1286 तक था। इसके बाद आता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक था। मतलब कहने का फर्स्ट पे हो गया और सेकंड पे अलाउद्दीन खिलजी हो गया। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसका दोस्तों 1357 से सेकंड नंबर पे फिरोज शाह तुगलक हो गया और फोर्थ पे हो जाएगा खिज्र खान हो जाएगा। तो मतलब इसमें सबसे पहले फर्स्ट होगा, उसके बाद फोर्थ होगा। ऑप्शन इसमें सी सही होगा दोस्तों। सबसे पहले फोर्थ, उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको दोस्तों मिलान कहना है। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कहना है। जो पहला करें बाणभट्ट, आपको हम यही मिला के ही बता देते हैं। तो बाणभट्ट किस में जाएगा, बाणभट्ट आपका जाएगा हर्ष चरित्र में, मतलब ये फर्स्ट में चला जाएगा। अश्वघोष आपका बुद्ध चरित्र में जाएगा। इसके बाद हर्षेण है, हर्षेण किस में जाएगा, हर्षेण आपका जाएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो यह फोर्थ में चला जाएगा। अब रविकृति दोस्तों यह पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति, तो ऑप्शन थर्ड में चला जाएगा। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किस भाषा का एक रूप
मगधी मगही भाषा है दोस्तों। फर्स्ट है फाले है, सेकंड है प्राकृत है, थर्ड है मैथिली है, लास्ट है दोस्तों ब्राह्मी है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वह प्राकृत है दोस्तों। जो मगही भाषा है, किस भाषा का एक रूप मगही है, तो वह प्राकृतिक का ही दोस्तों रूप मगही है। तो मगही की अगर हम सब बात करें तो मगही की भाषा से दोस्तों क्या निकलता है, मगही भाषा से ही भोजपुरी निकली है, मैथिली निकली है, अंगिका निकली है, ये सब भाषा मगही से ही निकली हैं। और दोस्तों मगही भाषा जो है मौर्य दरबार की आधिकारिक भाषा थी, इसको आप जानते रहिए। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है। पहला कथन है इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विशुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। सेकंड कथन है दोस्तों बी, यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। सी कथन है इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, केवल इसमें ए ही सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है काली मिर्च, थर्ड ऑप्शन है जूट, लास्ट ऑप्शन है नील। तो करेक्ट आंसर इसमें नील हो जाएगा दोस्तों। नील को उसे प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था। अगर नील की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड से जब हम कपड़े को रंगते हैं तो वह थोड़ा सा फीका रहता है, लेकिन जब हम नील से रंगते थे तो वह दोस्तों बहुत चमकदार हो जाता था। इसीलिए वह लोग इसको जो है अपनी फसल के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था। तो अगर हम सब बात करें जैसे उत्तरी में इटली हो गया, दक्षिणी फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर बोर्ड के पौधे पाए जाते थे। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने नील का उपयोग किया तो उनको लगा तो ये तो बोर्ड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित है, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए जो है दोस्तों करें डैनियलों के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा बाहर लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। सेकंड है बी कथन है दोस्तों डैनियलों ने अपने सुरम्य परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुति किया। तो ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, सेकंड ऑप्शन है बी सही है किंतु ए गलत है, थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, ए तथा बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े, सही उत्तर चुने। तो कथन ए है दोस्तों गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। सेकंड कथन है वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, सेकंड ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए तथा ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु दोस्तों बी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी दोस्तों ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो औपनिवेशिक शिक्षा थी, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है, इसलिए गांधी जी इसका विरोध करते थे। उनका मानना था कि जैसे हम सब जब वह शिक्षा अपनाएंगे जो हमारी संस्कृति है उसे हम भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए इसके खिलाफ थे। तो हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
करें अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। सेकंड ऑप्शन है बंगाल के लोग यह मांग थी। थर्ड ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा के लिए। फिर लास्ट ऑप्शन है बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। तो विभाजित 1905 में जो विभाजन किया गया था वह क्यों किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। अगर इसकी विभाजन की बात किया जाए तो विभाजन इसलिए किया गया था जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र था और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसको चला पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, इसीलिए दोस्तों इसका विभाजन किया गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि इसका विभाजन किसने किया था दोस्तों? इसका विभाजन किए थे लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन जब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया था। इसे दो भागों में बांट के दिया था, एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा दोस्तों पूर्वी बंगाल। तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए है कांग्रेस के मध्यमार्गी घड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाए। कारण आ रहे मध्यमार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व अन्य स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है करें ए सही है किंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है आर सही है लेकिन ए गलत है। या फिर लास्ट है थर्ड है दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। या फिर लास्ट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा एस की व्याख्या आर करता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही। ए और आर तो आपका दोनों सही हैं और दोस्तों ए की सही व्याख्या कर रहा है कि कौन? आर करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़ें। यह स्टेटमेंट से संबंधित है। कथन ए है दोस्तों 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। बी कथन है विभाजन का मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। तो ऑप्शन हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कथन कथन ए सही है बी गलत है। सेकंड है दोस्तों कथन ए गलत है बी सही है। थर्ड है दोनों कथन ए बी सही है किंतु बी कथन ए की व्याख्या नहीं करते हैं। या फिर लास्ट है दोनों कथन ए बी सही है और कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यही ए और बी सही है दोस्तों और कथन बी जो है वह ए की सही व्याख्या भी करता है। तो दोनों कथन सही है कि 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था और वहाँ पे जो लोग थे उन्हें लगा कि हमारी जो भाषा है उसे दबाया जा रहा है। कभी भी लोग हर चीज़ से समझौता कर लेते हैं लेकिन जब उन्हें उनकी भाषा से या फिर उनकी संस्कृति से प्रभाव पड़ता है तो वह सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। और यही दोस्तों जो आज का बांग्लादेश है उसमें यही हुआ था, इसलिए पाकिस्तान से अलग होके वह एक अलग देश बन गया था। अगला जो क्वेश्चन है श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। सेकंड ऑप्शन है एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड ऑप्शन है जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए। लास्ट है पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीरेश सलिंगम
पंतलू एक सुधारक थे। फर्स्ट ऑप्शन है। बम्बई प्रेसिडेंसी से आते थे, जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लोगों को लामबंद किया। सेकंड ऑप्शन है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। थर्ड जो ऑप्शन है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो लास्ट है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं लास्ट का, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह भी स्टेटमेंट से संबंधित है। सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। करें निम्नलिखित कथन पर विचार करो, सही विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट ए है, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कथन बी है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया फर्स्ट ऑप्शन है, ए व बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन है, ए व बी दोनों सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए के। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है किंतु बी गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए व बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे करें देशों के कॉलम के अक्षांशों के कॉलम से मिलान कीजिए दोस्तों। इसको मिलान करना, आपको हम मिलान करके यहीं बता देते हैं। यहाँ पे विषुवत रेखा है दोस्तों। विषुवत रेखा का मिलान किससे होगा? विषुवत रेखा का मिलान होगा, या फिर भारत है, कांगो गणराज्य, चिली है, तो ये दोस्तों सेकंड में चला जाएगा, कांगो गणराज्य में हो जाएगा। कर्क रेखा, कर्क रेखा किस में जाएगा? कर्क रेखा जैसे आप सबको पता होगा भारत, मकर रेखा ये चिली में हो जाएगा। यह मिलान हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए और ऊपरी विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दोस्तों, पृथ्वी मध्य में थोड़ा चिपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। सेकंड कथन है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चिपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। दोस्तों जो ग्लोब आप देखे होंगे, या फिर पृथ्वी आप समझिए कि पृथ्वी क्या मध्य में चपटी हुई है, बीच में चपटी है, या फिर लास्ट में चपटी है? तो दोस्तों ये पृथ्वी जो है बीच में थोड़ा उभरी हुई है और लास्ट में चिपटी हुई है। तो पहला जो कथन कह रहा था कि पृथ्वी मध्य में चपटी हुई थी, यह गलत होगा। और जो सेकंड कथन है ध्रुवों पर थोड़ा चपटी हुई है, सही है दोस्तों। लास्ट में चपटी हुई है ना, ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी हुई है और मध्य में उभरी हुई है, यह कथन आपका राइट होगा। तो हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है। लास्ट है दोस्तों, ए गलत है बी सही है। तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा। ए गलत है दोस्तों और बी सही है। आप ग्लोब देखे होंगे अपने घर में, कॉलेज में, कहीं भी ग्लोब आप देखे होंगे, बीच में चिपटा नहीं है, वह दोस्तों लास्ट में चिपका हुआ है। तो फिर इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यह जो पृथ्वी होता है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर चिपटी हुई है, बीच में नहीं चिपटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जब ग्रीनविच पर 6:30 बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? 60 डिग्री पूर्व या फिर 70 डिग्री पश्चिम, या थर्ड ऑप्शन है 75 डिग्री पूर्व, या फिर लास्ट ऑप्शन है 75 डिग्री पश्चिम। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, 75 डिग्री पूर्व। तो अगर हम सब भारत की बात करें तो भारत दोस्तों, जो भारत का ग्रीनविच के समय से कितने डिग्री पर स्थित है? तो यह दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। इसको आप जानते रहिए। और हम सब ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे चलते हैं, यह चीज़ भी आप ध्यान रखिए। काफ़ी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि हम सब ग्रीनविच के टाइम से आगे हैं या पीछे हैं। तो यह जनरल नॉलेज के लिए आप रख रहे हैं, हम सब 5.5 घंटे आगे चलते हैं ग्रीनविच के टाइम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है दोस्तों। पहला है समान है, सवाना, कंपोस्ट, लानोस या फिर प्रेयरी। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चारों तो घास के ही हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पे सवाना जो करें, कंपोस्ट और लानोस, सही आंसर इसमें डी होगा। भिन्न इसलिए भिन्न है दोस्तों क्योंकि यह जो प्रेयरी है, प्रेयरी जो है दोस्तों, यह एक शीतोष्ण घास का स्थल है। कैसा है, यह शीतोष्ण घास का स्थल है। बाकी सवाना, कंपोस्ट और लानोस यह दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण है। इस प्रकार से यह भिन्नता पाई जाती है। अगर भिन्न पूछा जाए दोस्तों, वह आप हर क्षेत्र में उसे देखना होगा, किसी भी प्रकार से भिन्न हो सकते हैं, तो इसलिए आपको हर पहलू पे ध्यान देना होगा। तो यह प्रेयरी आपका शीतोष्ण घास का स्थल है। बाकी कंपोस्ट, समाना, लानोस ये सब आपके उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों किसके बारे में, मरुस्थलों की बात कर रहे हैं। एक कथन है मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। बी कथन है मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। सी कथन है मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और बी सही है। सेकंड जो ऑप्शन है बी और सी सही है। थर्ड जो ऑप्शन है ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही हैं, सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बी गलत है इसमें है, बाकी ए और सी आपके सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं सेल के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। किसके बारे में दोस्तों, सेल के बारे में। कथन ये है दोस्तों पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किस भी प्रकृति के पिंड को सेल कहते हैं। बी कथन है अग्नीय सेल मैग्मा से बनती है। सी कथन है दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। तो ऑप्शन है ए तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल इसमें बी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ए तथा बी दोनों ही सही हैं, लेकिन सी आपका गलत है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से नहीं बना हुआ है, तो ऑप्शन इसमें सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान दीजिए, हमने बताया कि दक्कन पठार जो है वह ग्रेनाइट से नहीं बना है, तो बना किससे है, वह बना तो दोस्तों बेसाल्ट साइलो से बना है। इसको आप जानते रहिए, जो दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट साइलो से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं आर्द्रपन प्रभावित होता है, खाली जगह है। फर्स्ट कथन है बादलों द्वारा। सेकंड कथन है अक्षांश द्वारा। थर्ड कथन है जलवाष्प व धूल कणों द्वारा। आर्द्रपन प्रभावित होता है, तो ऑप्शन जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है जिसमें ए बी सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपतन को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी होते हैं दोस्तों, बादलों द्वारा, अक्षांशों द्वारा और जलवाष्प धूल कणों द्वारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। किसकी बात करें, व्यापारिक पवनों की बात करें। एक कथन है व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। सेकंड कथन है व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। थर्ड ऑप्शन है व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है ये ध्रुवों क्षेत्रों में, एक मिनट दोस्तों, ये ध्रुवों क्षेत्रों में बहती हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं। तो आप जानते रहिए व्यापारिक पवनें जो चलती हैं वह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित है।
कह रहे हैं दिए गए कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो कथन ए है, कह रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। अब इसमें जो तर्क दिया गया रीजन आर है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन जो इसमें है, ऑप्शन ए है दोस्तों, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है, ए तथा आर दोनों गलत है। फिर लास्ट है दोस्तों, ए सही है किंतु आपका आर गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। कथन ए है खनिज अग्नेय शैलों, अवसादी शैलों और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं दोस्तों। सेकंड कथन है धात्विक खनिज अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित एवं अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते हैं। सी कथन है खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें ए और सी सही है लेकिन बी आपका जो कह रहे हैं कि धात्विक खनिज अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित एवं अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते हैं, यह गलत ऑप्शन है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ए और सी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टेटमेंट से संबंधित है अगला जो क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पर विचार करें। कथन ए है दोस्तों भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं दोस्तों। ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। कारण आर है, रीजन जो आर दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों की ज़रूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में लिखी। देखो इसमें आपको घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस हिसाब से करना है। लौह गैस, कोयला, चूना पत्थर। इस्पात के उत्पादन में बात करें किसमें दोस्तों, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों की ज़रूरत पड़ने वाले मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में लिखिए। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले, इसमें हम आपको यही बता देते हैं कि सब कौन सा क्रम पहले होगा। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आएगा ए दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो आएगा दूसरे नंबर पर लौह गैस का आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, चूना पत्थर आएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे पहले बी, बढ़ते क्रम में कोयला हो गया, फिर उससे कम लौह गैस, फिर उसके कम चूना पत्थर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है दोस्तों। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना। सेकंड ऑप्शन है लोगों को एक खांचे में जड़ना। थर्ड ऑप्शन है एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना है। फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों समाज में एक रूपता की सराहना करना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना। निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध की धारणाएं बनाने का विपरीत है, तो यही है दोस्तों समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी दोस्तों। किस ऐसे समाज में दोस्तों, एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। पहला ऑप्शन है समानता। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों समरूपता। थर्ड ऑप्शन है समांगता, एक रूपता। फिर लास्ट ऑप्शन है विविधता।
तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, विविधता। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी, वो विविधता की पाई जाएगी। जैसे एक ही प्रकार की समाज रहे तो दोस्तों उसमें विविधता तो नहीं रहेगी ना, तो यही विविधता की ही कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे विकास खंड स्तर की पंचायतों को खाली जगह कहते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है जनपद पंचायत, सेकंड ऑप्शन है जिला परिषद, थर्ड ऑप्शन है पंचायत सभा, लास्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों जनपद पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप इसे जानते रहिए, अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा? इसमें निगेटिव बात कर रहे हैं। अब आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन को, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1920 से पहले तक की महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। अब थर्ड है जो 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। या फिर लास्ट है अमेरिका में पहली मताधिकार 21वीं शताब्दी की घटनाएं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट होगा दोस्तों। इसमें जो बात कर रहे हैं यही है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। ये जो कह रहे हैं ये गलत है दोस्तों। 1920 से पहले दोस्तों पुरुष और महिलाओं को एक समान नहीं माना जाता था। उसके बाद ही इनको मतदान का अधिकार मिला, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं दोस्तों? पहले आपको हम साप्ताहिक बाजार के बारे में बता देते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमको साप्ताहिक बाजार कहीं कहीं पे मिला, काफ़ी क्वेश्चन सेट में मिला हमको साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार वह बाजार होता है दोस्तों जहाँ पे दुकानों का अभाव रहता है, जहाँ पर्याप्त दुकानें नहीं रहती, वहाँ पे सप्ताह में 2 बार 1 बार दुकानें लगती हैं, जहाँ पे लोग आके वहाँ से सामान खरीदते हैं। आप जानते रहिए यह दुकानें अस्थायी होती हैं। आपके एग्जाम में यही पूछा गया था कि ये दुकानें अस्थायी होती है कि अस्थायी होती हैं। आप जानते रहे साप्ताहिक बाजारें जो होती हैं वह अस्थायी होती हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं जो इसमें क्वेश्चन कर रहे थे। पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है, क्यों? कथन है साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते। सेकंड है साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। सेकंड है थर्ड है दोस्तों साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। अब इसके और भी कारण हैं दोस्तों, ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही कारण हैं। साप्ताहिक बाजार में सस्ती चीज़ें इसलिए मिल जाती हैं, सिर्फ इतना ही कारण है, और भी कारण है, लेकिन आपको हम और बताते हैं आगे कारण और क्या हो सकता है। केवल ए सही है, सेकंड है केवल बी सही है, थर्ड है दोस्तों केवल ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन इसमें जो डी दिया गया था गुणवत्ता बहुत खराब मिलता है, ऐसा नहीं दोस्तों। जो साप्ताहिक बाजार में चीज़ें मिलती क्या सब खराब रहती है? खराब नहीं रहती। तो यह ऑप्शन सी सही होगा। पहला जो ऑप्शन कह रहे थे कि साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते हैं। सेकंड है जो कह रहे थे कि साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा दुकानें लगेंगी, ज़्यादा प्रतियोगिता रहेगी, कोई सोचेगा हम ज़्यादा बेच लें, वो सोचेगा हम ज़्यादा बेच लें, इसलिए प्रतियोगिता रहती है कि हम ज़्यादा बेच लें। और एक चीज़ और होता है दोस्तों, वहाँ पर उनको लगाने के लिए रेंट नहीं देना पड़ता, सप्ताह में 1 बार लगाना है। कोई पर्सनल रूम नहीं लेना है कि हम रूम लेकर दुकान खोलें, हमको उसका भी रेंट देना है। वो आके वैसे रोड पे लगाएंगे फिर लेके चले जाएंगे। तो ये सब उसमें बहुत चीज़ें बच जाती हैं, इसलिए दोस्तों वहाँ पे चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती हैं। बस यही चीज़ें, वर्कर नहीं रखना पड़ेगा, सप्ताह में 1 दिन काम है, घर के ही 2 बच्चों को पकड़े आए, काम हो गया। यह सब चीज़ें पैसे बच जाते हैं, इसीलिए चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों करें 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ, दोस्तों क्या है, तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। जो तवा मत्स्य संघ द्वारा संघर्ष था वह किस अधिकार को प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। जीविका का अधिकार, सूचना का अधिकार, भूमि का अधिकार या फिर वन उत्पादन का अधिकार। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों, जीविका का अधिकार। थोड़ा इसके बारे में आपको हमें बता देते हैं। यह जो चला था दोस्तों, यह जो आंदोलन हुआ था यह इसलिए आंदोलन हुआ था क्योंकि जो सरकार थी वहाँ पे, वह जो बांध था वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए बैन कर दिया था। तो उन्होंने इसलिए यह आंदोलन किया कि हमारे जीविका का अधिकार है, मछली पकड़ना हमारी जीविका का अधिकार है, हमको बाद में मछली पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, इसीलिए यह आंदोलन चला था। इसके बाद इसके लिए दोस्तों बहुत सारे चक्के जाम हुए थे, बहुत सारे आंदोलन हुआ था। फिर सरकार ने इन्हें जो सहमति दी कि हम आपको यह अधिकार देंगे, फिर यह आंदोलन खत्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, राज्यसभा का। अब राज्यसभा की बात करें तो एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, लोकसभा का विघटन हर 5 साल में हो जाता है। राज्यसभा में जो होते हैं सदस्य होते हैं उनका 6 साल में कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य के लोगों द्वारा। सेकंड है दोस्तों, राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं। सेकंड, थर्ड है विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों व मंत्रियों द्वारा। ये फिर लास्ट है विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो इसमें डी सही होगा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। दोस्तों क्या आपने राज्यसभा में जो संसद होते हैं उनका चुनाव, उनके लिए आप वोट देते हैं? आप नहीं देते हैं। आपके द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं, जो संसद तो चुने जाते हैं, उनके द्वारा उनको वोट दिया जाता है, तब वो राज्यसभा के संसद बनते हैं। वही कह रहे हैं विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। राज्यसभा बहुत सारे नेता हैं जो कि आज नेता बने हैं तो फिर वो राज्यसभा से ही जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो यह खिलाड़ी थे लेकिन वह नेता बने तो राज्यसभा के संसद बने थे राज्यसभा से। तो वह दोस्तों इसी के जरिए राज्यसभा के संसद बने हुए थे। इसमें डी सही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है दोस्तों, क्या तिथि है? 8 मार्च है, 18 अप्रैल है, 11 जून है, 21 दिसंबर है। तो जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वह स्टेटमेंट से संबंधित है। निम्न कथन ए तथा आर को पर विचार करें। कथन ए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। आर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। दोस्तों अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, करें ए तथा आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए का, तो दोस्तों यही सही होगा। दोस्तों ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता, गलत है। ए सही है किंतु ए भी गलत है। लास्ट है ये गलत है किंतु आर सही है, तो नहीं दोस्तों ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है दोस्तों सही व्याख्या करता है ए का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने का समर्थ बनाता है? दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व, संसदीय व्यवस्था या फिर नीति निर्देशक तत्व। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार। उसका अधिकार है दोस्तों, वही कह रहे हैं कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर, उसका अधिकार है दोस्तों। किसी भी का मौलिक अधिकार जो होता है, हमारा अधिकार है कि हमको कहीं पे भी हम जाके काम कर सकते हैं, तो यही उसका मौलिक अधिकार होता है दोस्तों। वो मध्य प्रदेश से दिल्ली भी जाके काम कर सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो यह दोस्तों जो मौलिक अधिकार आपका है,
मौलिक अधिकार में दोस्तों सबसे शुरू में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा के आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। 6 मौलिक अधिकार में यह जो मौलिक अधिकार है जिसमें यह बात कर रहा है दिल्ली से आकर, मध्य प्रदेश से आकर दिल्ली पे काम कर सकता है, यह आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, जो कि 19 से लेके 22 तक जो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि ये दोस्तों एक लोग स्वतंत्र हैं भारत में, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु दिशा निर्देशन निम्नलिखित में से किसके बारे में है? फर्स्ट ऑप्शन है गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रिया। सेकंड ऑप्शन है जन अस्पतालों में व्यवस्था, जन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं। थर्ड ऑप्शन है घरेलू हिंसा के मामले में जांच, या फिर लास्ट है निचली अदालत से ऊपरी अदालत में किसी मामले को लेकर अपील का प्रावधान। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं। दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? ऑप्शन है फर्स्ट रमाबाई, सेकंड ऑप्शन है उमा चक्रवर्ती, थर्ड ऑप्शन है सोयराबाई, लास्ट ऑप्शन है अरुंधति राय। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर है दोस्तों, उमा चक्रवर्ती। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। इसके बाद अगर हम सब बात करें रमाबाई द्वारा, दोस्तों रमाबाई द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका बुक का नाम था स्त्री धर्म नीति। आपके एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक हसियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों कथन ए है कई व्यक्ति हसियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। सेकंड है दोस्तों हसियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का असहाय अनुभव करता है। सेकंड थर्ड है दोस्तों हसियाकरण प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें सी गलत है दोस्तों, बाकी ए और बी आपके राइट आंसर है, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल ए और बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। अगला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है केवल प्रतिभावान एवं गुणी अधिगमकर्ताओं पर ही ध्यान देगा। क्या एक जो समावेशी कक्षा होती है, क्या उसमें सिर्फ जो बच्चे इंटेलिजेंट हो, जो बच्चे समझदार हो, उसी पे आप ध्यान देंगे? तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मंद बुद्धि अधिगमकर्ता एवं मंद अधिगमकर्ताओं जैसे वर्गीकरण का प्रयोग करें, वर्गीकरण का प्रयोग आपको नहीं करना है। लास्ट है दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति दिखाना। दोस्तों यह गलत है। दोस्तों आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो बच्चा विकलांग है हम दया दिखा देंगे, उसे थोड़ा सा ज़्यादा फेवर देंगे, ऐसा नहीं है। आप उनके प्रति दया नहीं दिखाना है आपको, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर जो था आपका विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। वह हर बालक के पास सीखने की संभावना होती है दोस्तों, बस उन्हें आपको थोड़ा सा पुश करना होता है, वह हर बच्चा सीख सकता है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकलनात्मक योजनाओं को साथ लाने का उपागम को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है इसमें कह रहे हैं कि बहुभाषिकतम उपागम, सेकंड है समावेशी उपागम, थर्ड है इकाई उपागम, लास्ट है दोस्तों अंतर विषयात्मक उपागम। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ये दोस्तों। इसमें अन्वेषण पद्धति की बात करें तो इसलिए बहुविषयात्मक
उपागम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अन्वेषण जो होता है दोस्तों वो बालक के लिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। अन्वेषण में अगर किसी, अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन के जरिए। जब बालक खोजी बनेगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ्य योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन फर्स्ट है, पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ प्राकृतिक में एक रूप हों। सेकंड कथन है, अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल 2 सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है 1 और 2 दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हैं दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है दोस्तों, पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। कथन सेकंड है, पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रतियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों को अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, वह भी ज़मीन पर। कभी कभी वह मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिया गया उद्धरण के उपयोग से आप विद्यार्थी को प्रोत्साहित करेंगे। कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है लेख की व्याख्या तथा समझाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, फिर थर्ड ऑप्शन है क्योंकि वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया इसका तर्क देने के लिए, फिर लास्ट है वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए। दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को युद्ध की विविधता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए इन शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। उपरोक्त उपागम उदाहरण फर्स्ट है दोस्तों अंतर विषयात्मक उपागम का, सेकंड है समावेशी उपागम का, थर्ड है बहु विषयात्मक उपागम का, या फिर लास्ट है इकाई उपागम का। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा समावेशी उपागम का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, समावेशी उपागम का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है दोस्तों लोक संकल्पनाओं और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं। कथन सेकंड है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास इन सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने के। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कथन फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है, ऑप्शन बी है दोस्तों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, फर्स्ट और सेकंड की मूलधार है। ऑप्शन सी है कथन फर्स्ट सही है परंतु सेकंड गलत है, फिर लास्ट है दोस्तों
कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, परंतु फर्स्ट सेकंड का मूलधार नहीं है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट या सेकंड दोनों ही सही हैं और फर्स्ट जो है सेकंड का मूलधार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा? फर्स्ट कथन है दोस्तों, विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। सेकंड है दोस्तों, कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र दिखने के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने को कहना। सेकंड कथन है, बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने को कहना। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए ही हो जाएगा दोस्तों, इसमें केवल ए ही सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीय स्रोत होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन सेकंड है, विश्व कोश सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं दोस्तों। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है कथन फर्स्ट सही है तथा सेकंड गलत है। थर्ड ऑप्शन है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है कथन फर्स्ट गलत है तथा सेकंड सही है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है? फर्स्ट कथन है यह अव्यवहारिक है। सेकंड कथन है दोस्तों यह बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में। थर्ड कथन है इसमें समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, इसमें ए बी सी तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप जिस शहर कस्बा या गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाएं और यह पता लगाएं कि वे कितने समय से विद्यमान हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की खाली जगह की समझ को आंकने का प्रयास करता है, निरंतरता का, जटिलता का या फिर विषमता का। ऐसे प्रश्न देने का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे प्रश्न देने से विद्यार्थियों को क्या पता चलेगा उसको आपको बताना है। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर इसमें ए और सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है सहभागी आकलन। सेकंड ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन। थर्ड ऑप्शन है मानदंड संदर्भित टेस्ट। या फिर लास्ट ऑप्शन है रूब्रिक आधारित आकलन। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मानक संदर्भित आकलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधि या फिर गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है? फर्स्ट कथन है लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठा करना। सेकंड कथन है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वनों क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना तथा विषय से संबंधित चर्चा करना। ऑप्शन इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है केवल
बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं, फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी सही है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, इसमें ए तथा बी दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाले क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य हैं। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा भार कम करना ताकि वह कम संख्या में परियोजनाओं को आंक सकें। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी। या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रभावी लागत वाले होना दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें बी सही होगा दोस्तों। विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना दोस्तों। जब विद्यार्थी एक टीम के रूप में काम करेंगे वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रश्न से छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है अक्षांश क्या है। सेकंड ऑप्शन है रूढ़िबद्ध धारणाएं एवं लड़की की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जो बात करें व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हम पहले पूरे ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है निगम पार्षद कौन होता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्यवहारिक ज्ञान की जांच सकता है दोस्तों इसके जरिए, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में उत्पन्न हुई किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए। सेकंड है शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भों से आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। या फिर लास्ट है इस तरह के विषय को कक्षा में पढ़ाया ही ना जाए। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं उच्च ज्वार होता है जब, उच्च ज्वार कब होता है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। सेकंड ऑप्शन है चंद्रमा एक तरफ पृथ्वी के जल अपनी तरफ खींचता है और सूर्य दूसरी दिशा में। या फिर थर्ड है तेज हवा चलती है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों महासागरीय धाराएं गर्म हो जाती हैं। तो दोस्तों उच्च ज्वार कब होता है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं तब क्या होता है, या तब ज्वार आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कोरियोलिस प्रभाव जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए। पहला है पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष से। सेकंड है दोस्तों परिक्रमण एवं आतफन से आयतन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। सेकंड ऑप्शन है हिमनद व ध्रुव जलवायु से। या फिर लास्ट है तुंगता व समुद्र तल से दोस्तों। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पीड़िता। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों संघर्षरत। थर्ड ऑप्शन है उत्तर जीव। या फिर लास्ट है दोस्तों कमजोर। ये संघर्षरत है दोस्तों। अब इसमें ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी दोस्तों उत्तर जीव। ऑप्शन
सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे? उपयुक्त विकल्प चुने दोस्तों। पहला कथन है हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में। सेकंड कथन है एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में। थर्ड है इसकी परिभाषा और विशिष्टता बताते हुए। या फिर लास्ट है समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। ऑप्शन इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है सी डी ए सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी डी सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ए बी डी सही है, लेकिन सी गलत है दोस्तों। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 60 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके यशस्वी से संबंधित थे। आज पेपर हमने जो कवर किया वो पेपर आपका 23 जनवरी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट एग्जाम, उसी में पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।